हेलो लवली पीपल, मैं हूँ आपकी दोस्त अग्रिमा सिंह और मैं आपके लिए लॉ ऑफ टॉट की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने सोचा है कि हम लॉ ऑफ टॉट की एक सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें लॉ ऑफ टॉट्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम वन बाय वन कवर करते रहेंगे। तो लॉ ऑफ टॉट को डिफाइन करने के लिए और लॉ ऑफ टॉट के इंट्रोडक्शन के लिए अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगी। लेकिन जो मैंने आज का टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉट्स या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉट। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें, एज वेल एज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मेरे को मोटिवेशन मिल सके, मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं न्यू। मैं आप लोगों को ईजी वे में लॉ ऑफ टॉट्स, आईपीसी और भी जितने लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करा सकूं। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉट्स क्या क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉट सिर्फ 3 है, मतलब इसेंशियल्स ऑफ टॉट, एक टॉट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो सिर्फ 3 चीज़ें हैं। दैट इज़ एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, एक लीगल डैमेज होना चाहिए और फिर उस लीगल डैमेज के लिए लीगल रेमेडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसेंशियल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट। wrongful act क्या होता है? The act of the defendants become wrongful act only when there is a violation of legal rights of another. बहुत सिंपल अगर हम भाषा में बात करें तो wrongful act वो एक्ट है जिसकी वजह से किसी भी दूसरे इंसान के लीगल राइट्स का वायलेशन होता है। अब आप देख भी सकते हैं कि मैंने लीगल राइट्स ऑफ अनदर को हाईलाइट करके रखा है बिकॉज इट इज़ द बेसिस ऑफ टॉट। टॉट होता ही तब है कमिट जब आपने किसी भी इंसान के लीगल राइट का वायलेशन किया जाए या आप किसी भी इंसान के लीगल राइट का वायलेशन करें। तो लीगल राइट का वायलेशन होना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा आपको दिमाग में रखना है देखने से पहले कि ये क्या टॉट होगा या नहीं होगा। अगर लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि वो जो चीज़ है वो टॉट होगी। तो टॉट कमिट करने के लिए लीगल राइट्स का वायलेशन होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अब हम इतनी देर से लीगल राइट की बात करते हैं तो ये भी बता देते हैं कि लीगल राइट्स क्या होते हैं। लीगल राइट्स क्या होते हैं? एन इंटरेस्ट एक्सेप्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। कोई भी इंटरेस्ट जो कि हमारे लॉ ने एक्सेप्ट करा हो और उसको प्रोटेक्शन दी हो, उसको प्रोटेक्ट किया हो। एग्जाम्पल, बहुत ही एग्जाम्पल से चलिए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब सबको लॉ के समक्ष इक्वल ट्रीट किया जाए। दूसरा, राइट टू वर्क, हर किसी को राइट है वर्क करने का, हर किसी को राइट है एजुकेशन पाने का। तो ये सब क्या है? हमारे लीगल राइट्स हैं, मतलब हमारे लॉ ने इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, और अगर इन्हीं लीगल राइट्स का वायलेशन करता है कोई इंसान तो जो उसका एक्ट होगा वो क्या माना जाएगा? रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Tortious liability does arises by an act or an omission to do an act. Example, by doing an act which is prohibited or by violating another's legal right or by violating one's own duties. Simply ये बोला जा रहा है कि अगर आपने किसी के लीगल राइट का वायलेशन किया है तो सिर्फ आपने किसी के लीगल राइट का वायलेशन ही नहीं किया है बल्कि अपनी लीगल ड्यूटी का भी ब्रीच किया है। हमारी लीगल ड्यूटी क्या है? दूसरों के लीगल राइट्स को रिस्पेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना। तो अगर हम किसी के लीगल राइट का वायलेशन करते हैं तो हम अपनी लीगल ड्यूटी का भी ब्रीच करते हैं। अब राइट्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, 2 टाइप्स के राइट्स होते हैं, दैट इज पब्लिक राइट्स एंड प्राइवेट राइट। प्राइवेट राइट आप सब जानते हैं जो कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल एंजॉय करता है, लेकिन पब्लिक राइट क्या होता है? राइट विच बिलोंग टू द मेंबर ऑफ द स्टेट इन जनरल, फॉर एग्जाम्पल राइट टू वॉक ऑन द रोड, टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर एक्सेट्रा। कहने का मतलब सिंपल यही है कि जो हमारा पब्लिक राइट होता है वो राइट्स होते हैं जो कि मेंबर ऑफ द स्टेट बिलोंग करते हैं, मतलब हर मेंबर जो होता है स्टेट में वो उन राइट्स को बिलोंग करता है इन जनरल। जनरल का मतलब सब एक तरीके से ही सबको वो राइट्स मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबको राइट है टू वॉक ऑन द रोड, हम सबको राइट है कि हम पानी ले सकते हैं फ्रॉम द रिवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा पब्लिक राइट ये भी है कि टू लिव इन अ पीसफुल एनवायरमेंट। ठीक है,
तो बहुत सारे हमारे पब्लिक राइट्स दिए गए हैं, और पब्लिक राइट बेसिकली वही राइट्स होते हैं जो कि हर मेंबर ऑफ द सोसाइटी बिलोंग करता है इन जनरल में, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड मेन चीज़ क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है पब्लिक राइट आपको, वो इस वजह से पढ़ाया जा रहा है, ध्यान दीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। व्हेन अ पब्लिक राइट इज वायलेटेड, नो एक्शन इन टॉर्ट शैल बी टेकन अनलेस द प्लेंटिफ सफर्स अ स्पेशल एंड सब्सटेंशियल डैमेज इन एडिशन टू द डैमेज सफर्ड बाय हिम इन कॉमन टू द पब्लिक इन जनरल। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पब्लिक राइट का वायलेशन होता है तो एक्शन तब तक नहीं लिया जा सकता टॉर्ट में, ध्यान से सुनिए, पब्लिक राइट के वॉयलेशन में एक्शन तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक जो प्लेंटिफ है वो कोई स्पेशल या सब्सटेंशियल डैमेज ना सफ़र करे इन एडिशन टू द डैमेज सफर्ड बाय हिम इन कॉमन टू द पब्लिक। मतलब जो पूरी पब्लिक सफ़र कर रही है डैमेज, उसके साथ साथ उस इंसान को कोई ना कोई स्पेशल या सब्सटेंशियल डैमेज होना चाहिए अगर उसको एक्शन फाइल करना है टॉर्ट में। एग्जाम्पल लेते हैं, A fixes a bamboo across a public road by which the whole road is blocked। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप सबने अपने डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। आपने देखा होगा कि जब भी किसी के घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो रोड पे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल डलवा देते हैं, ठीक है, बैम्बूज फिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है और पीपल इन जनरल को इनकन्वीनियंस सफ़र करनी पड़ती है। तो ये एग्जाम्पल उसी से ही रिलेटेड है। ए ने क्या किया, ए ने बैम्बू फिक्स कर दिया पब्लिक रोड पे जिसकी वजह से जो पूरी रोड है ब्लॉक हो गई है। अब अगर किसी भी पर्सन को उस वे से पास होना है तो उसको यू टर्न लेना पड़ेगा, मतलब एक टर्न लेना पड़ेगा, फिर ही वो जा सकता है। इस केस में क्या है, इनकन्वीनियंस तो हो रही है लेकिन कोई भी इंडिविजुअल केस नहीं फाइल कर सकता टॉर्ट में। लेकिन इफ बी जो कि रात में उस रोड से गुजर रहा था और वो टकरा जाता है बैम्बू से और उसको इंजरी सफर हो, मतलब उसको इंजरी हो जाती है, तो वो सू कर सकता है ए को फॉर डैमेजेस। वाई, मैंने अभी पूरी ऊपर लाइन बताई थी, बिकॉज ए ने सफ़र किया है स्पेशल डैमेज इन एडिशन टू द इनकन्वीनियंस सफर्ड बाय द पीपल इन जनरल। लोगों को इनकन्वीनियंस इस वजह से हो रही थी क्योंकि रोड ब्लॉक हुई है, लेकिन ए को इनकन्वीनियंस के साथ साथ इंजरी भी हुई है, इस वजह से ए डैमेजेस के लिए फाइल कर सकता है केस टॉर्ट में, ठीक है। तो हमारा पहला एसेंशियल्स कंप्लीट होता है, दैट इज रॉन्गफुल एक्ट। बेसिकली एक बार और रिव्यू करें तो रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, किसी भी इंसान का अगर आप लीगल राइट का वायलेशन करते हैं तो वो एक्ट आपका एक रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा। तो दूसरे एलिमेंट पे आते हैं, दैट इज लीगल डैमेज। लीगल डैमेज क्या बोलता है हमारा, डैमेज इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल एक्ट बट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस। डैमेज क्या है, जो भी हमने रॉन्गफुल एक्ट किया है उसका डायरेक्ट रिजल्ट डैमेज होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं डैमेज एंड डैमेजेस में। डैमेज क्या होता है, डैमेज मीन्स अ हार्म डन टू अ पर्सन बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स एक्ट व्हाइल कंपनसेशन व्हिच इज गिवन टू द प्लेंटिफ इज नोन एज डैमेजेस। जो डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट है उसकी वजह से अगर कोई भी हार्म हुआ है उस पर्सन को, अगर क्या जो भी हार्म होता है, होता तो है हार्म, चाहे वो हमें दिखे या ना दिखे, तो डैमेज क्या होता है, जो रॉन्गफुल एक्ट किया है डिफेंडेंट ने उसकी वजह से जो हार्म होता है प्लेंटिफ को, वो होता है हमारा डैमेज। लेकिन जो प्लेंटिफ को कंपनसेशन दिया जाता है, कौन देगा कंपनसेशन, डिफेंडेंट देगा कंपनसेशन प्लेंटिफ को, तो जो कंपनसेशन दिया जाता है वो होता है डैमेजेस और जो हार्म कॉज्ड होता है वो होता है डैमेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट का, प्रोटेक्ट करना। क्या क्या प्रोटेक्ट करना, हार्म ना हो, किस चीज़ को हार्म ना हो, दैट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म बीइंग कॉज्ड। किसको प्रोटेक्ट करना हार्म से, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी बॉडी को, किसी भी इंसान की बॉडी को, किसी भी इंसान के प्रॉपर्टी को या उसकी प्रेस्टीज को, ठीक है। बट इट इज़ नॉट एवरी डैमेज दैट इज डैमेजेस इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन ये भी सही है कि हर डैमेजेस नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। का मतलब बहुत सिंपल है कि हर डैमेज, हर हार्म डैमेजेस मतलब कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं होता इन द आई ऑफ लॉ। वेयर देयर इज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन, नो एक्शन इन टॉर्ट विल लाई इवन इफ ही सफर्स एनी अमाउंट ऑफ पिक्यूनरी लॉस। अगर किसी इंसान के वायलेशन नहीं होता है लीगल राइट का, मैंने पहले ही बताया था, हर जगह हमको ये देखना पड़ेगा कि लीगल राइट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर किसी इंसान के लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा हो तो उससे करोड़ों का, लाखों का कितना भी लॉस हो जाए, पिक्यूनरी लॉस हो जाए, मॉनेटरी लॉस हो जाए, वो इंसान एक्शन के लिए नो एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता टॉर्ट में, ठीक है। तो वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब रियल मीनिंग पे आते हैं। द रियल मीनिंग ऑफ लीगल डैमेज कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय टू मैगजिम्स। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए कि लीगल डैमेज क्या होता है, अभी मैंने बताया कि हर डैमेजेस के लिए डैमेजेस नहीं होता इन द आई ऑफ लॉ। कौन सा डैमेजेस के लिए लायबल होता है इन द आईज ऑफ लॉ? वो है आपका लीगल डैमेज। लीगल डैमेज क्या होता है? लीगल डैमेज हम समझेंगे इन टू मैगजिम्स के थ्रू, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों मैगजिम्स से। दैट इज़, पहली मैगजिम है आपकी डैमनम साइन इंजूरिया और दूसरी आपकी इंजूरिया साइन डैमनम। तो जल्दी से पढ़ते हैं डैमनम साइन इंजूरिया क्या होता है। Damnum means damage in the form of money, comfort and health. Injuria means violation of legal rights and sign means without. Damnum जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है उसका मतलब होता है डैमेज। डैमेज किस फॉर्म में? या तो आपको पैसे का डैमेज हुआ हो, या आपकी कंफर्ट में कोई डैमेज हुआ हो, या आपकी हेल्थ में कोई भी डैमेज हुआ हो। तो यहाँ पे डैमेज का मतलब है मनी, कंफर्ट या हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई डैमेज होता है तो। इंजरी का मतलब है आपका लीगल राइट का वायलेशन, और साइन का मतलब है विदाउट। तो अगर हम पढ़े डैमेज मतलब डैमेज इन द फॉर्म ऑफ मनी, कंफर्ट एंड हेल्थ, साइन मीन्स विदाउट, इंजरी मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? इसका मतलब है वो हार्म विच इज कॉज विदाउट द वायलेशन ऑफ लीगल राइट। मतलब किसी भी इंसान ने आपको हार्म किया है, लेकिन उस हार्म की वजह से आपके लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है, लेकिन आपको हार्म सफर हुआ है। तो उस समय जो मैगजिम लगती है वो लगती है डैमनम साइन इंजूरिया। मतलब डैमेज तो हुआ है, डैमेज विदाउट इंजरी हुआ है, लेकिन इंजरी नहीं हुई। इंजरी मीन्स लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, सिर्फ डैमेज हुआ है। तो अब हम इसे पढ़ते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में। तो हार्म कॉज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स हाउ सो एवर ग्रेट इट इज नॉट एक्शनेबल इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। मतलब कितना भी बड़ा हार्म क्यों ना हो जाए, अगर आपकी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट में एक्शनेबल नहीं है। इसका मतलब डैमनम साइन इंजूरिया इज नॉट एक्शनेबल। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल शॉप। अब मैंने मेडिकल शॉप लिखा है, लेकिन मैं आपको उसको समझाती हूँ। मेडिकल शॉप का एग्जाम्पल ये था कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है मेडिकल शॉप का। मतलब आपकी एक मेडिकल शॉप है जो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, बहुत सारे आपके कस्टमर्स हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आपकी मेडिकल शॉप के जस्ट सामने कोई और मेडिकल शॉप खोल लेता है, जिसकी वजह से, और वो काफ़ी सारी स्कीम्स भी देता है अपने मेडिकल शॉप में, जिसकी वजह से आपके जो कस्टमर्स हैं वो जस्ट हाफ हो जाते हैं और आपका लॉस होने लगता है। ठीक है, तो इसमें आपका लॉस हुआ, आपने डैमेज सफ़र किया, लेकिन आपको इंजरी नहीं हुई। इंजरी मतलब आपका लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ लीगल राइट का वायलेशन? क्योंकि जिस दूसरे ने आपके मेडिकल शॉप खोली है, आपकी मेडिकल शॉप के सामने दूसरे जने ने जो मेडिकल शॉप खोली है, उसका भी राइट है, राइट टू प्रोफेस एनी बिजनेस। हेल्दी कंपटीशन का राइट सबका होता है। तो आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया है उसने, उसका भी राइट है, वो जहाँ चाहे जैसे चाहे बिजनेस चला सकता है अपना। तो इसलिए आपको डैमेज हुआ है बट इंजरी नहीं हुई, इसलिए आप केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम डैमेज इज नॉट द बेसिस ऑफ एक्शन अनलेस सच डैमेज इज द रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ। इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग डैमेज जो है वो बेसिस नहीं है एक्शन के लिए जब तक आपका डैमेज जो है वो रिजल्ट ना हो वायलेशन ऑफ लीगल राइट का प्लेंटिफ के। केसेस पढ़ते हैं सबसे पहले जल्दी। फर्स्ट केस है आपका ग्लाउचेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको मेडिकल शॉप वाला अभी बताया, इलस्ट्रेशन दिया, सेम वही है। एक स्कूल होता है, उस स्कूल के जस्ट सामने दूसरा जना अपना स्कूल खोल लेता है, जिसकी वजह से जो पहला वाला स्कूल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। उसके काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। वाई? क्योंकि वो जो नया स्कूल खुला है उसने काफ़ी कम फीस में बच्चों का एडमिशन करना शुरू कर देता है। वो केस फाइल करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट हैं, क्योंकि ये हमारा केस फॉरेन कंट्री का है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि उनके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ तो कोई भी एक्शन फाइल नहीं किया जा सकता टॉर्ट में। दूसरा केस है आपका ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। इसमें क्या होता है, ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स में ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स के केस में ये होता है कि जो ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन मतलब जो प्लेंटिफ है वो पानी ले रहा होता है, मतलब वाटर ड्राइव कर रहा होता है फ्रॉम द एडजॉइनिंग लैंड ऑफ द डिफेंडेंट दैट इज पिकल्स के लैंड से वाटर ड्राइव कर रहा होता है। लेकिन डिफेंडेंट जो है अपने ही लैंड पर पॉन्ड डिग कराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो पानी होता है, पानी का जो सप्लाई होता है, पानी का जो फ्लो होता है वो बंद हो जाता है टू द लैंड ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो अब जो मिस्टर पिकल्स दैट इज जो डिफेंडेंट होते हैं
वो उन्होंने वैसे ही जो काम किया होता है पॉन्ड डिग कराने का, वो मैलिशियसली किया होता है, बैड इंटेंशन से किया होता है, ताकि जो कॉरपोरेशन है वो उसकी ज़मीन खरीद ले उसके अकॉर्डिंग एक्सॉर्बिएंट प्राइस पे, मतलब जो वो प्राइस बोले उस पर खरीद ले, क्योंकि उनकी वाटर सप्लाई तो ख़त्म कर गई है, वो ख़त्म कर दिया है उन्होंने पॉन्ड डिग कराकर। तो प्लेंटिफ सू करते हैं, दैट इज जो कॉरपोरेशन है वो सू करता है डैमेजेस के लिए। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ये बोलते हैं कि डिफेंडेंट जो है लायबल नहीं होगा, इवन दो जो उसका एक्ट है विच कॉज हार्म टू द प्लेंटिफ वॉज डन मैलिशियसली, वो लायबल नहीं होंगे टॉर्ट में, वो केस फाइल नहीं कर सकते ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन, भले ही उनको पता है कि जो पिकल्स ने ये काम किया है वो मैलिशियस इंटेंट से किया है, लेकिन फिर भी वो उनको लायबल नहीं है कि वो उनके लिए एक्शन, उनके अगेंस्ट एक्शन फाइल कर सके इन टॉर्ट। वाई? क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा था कि पिकल ने जो गड्ढा खोदा है, जो पॉन्ड खोदा है, वो अपने ज़मीन पे खोदा है, मतलब अपने ज़मीन पे बनवाया है, उनके पास लीगल राइट है अपने ज़मीन पे, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। और एज वेल एज जो पिकल्स हैं उन्होंने ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन का कोई भी लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं किया है, इस वजह से हम टॉर्ट फाइल नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉरपोरेशन टॉर्ट के लिए केस फाइल नहीं कर सकती है। दूसरा केस आता है हमारा उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। इस केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ है वो फाइल करता है एक सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट टू रिस्ट्रेन देम फ्रॉम एग्जिबिटिंग द फिल्म इंटाइटल जय संतोषी माँ। मतलब जो प्लेंटिफ है वो ये कहता है कि जय संतोषी माँ की फिल्म की रिलीज नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए वो कोर्ट से कहता है कि आप इनके लिए एक इंजंक्शन, एक ऑर्डर पास कीजिए कि जिसकी वजह से जो डिफेंडेंट हैं वो ये वाली फिल्म जय संतोषी माँ को रिलीज नहीं कर पाए। वाई? क्योंकि उसकी उस फिल्म की वजह से उसकी जो रिलीजियस फीलिंग है वो हर्ट हुई है। इस फिल्म में कहा गया था, वो बोल रहे थे कि जो गॉडेस सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती दिखाई गई हैं, उनका कैरेक्टर इस तरीके से दिखाया गया है कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस हैं और उनको बहुत ज़्यादा, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल्ड दिखाया गया है। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने ये बोला कि सिंस देयर वाज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ के कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेमेडी, तो उनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। इट वॉज हेल्ड, और ये भी कहा गया कि दैट द हर्ट टू रिलीजियस फीलिंग हैज़ नॉट टू बी रिकग्नाइज एज अ लीगल रॉन्ग, देयरफॉर इट इज़ नॉट एक्शनेबल। कहने का मतलब बहुत साफ है कि प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, एज वेल एज उसकी रिलीजियस फीलिंग को हर्ट पहुंची है, लेकिन वो जो रिलीजियस फीलिंग को हर्ट है वो एक लीगल रॉन्ग की तरह रिकग्नाइज नहीं की गई है टॉर्ट में। इस वजह से उसका ये केस, उसका ये जो भी केस है वो एक्शनेबल नहीं है इन लॉ ऑफ टॉर्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मैक्सिम पे, दैट इज इंजूरिया साइन डेमनम। अब इंजूरिया साइन डेमनम क्या है? वही वर्ड्स का वही मीनिंग है। इंजरी का मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट, साइन का मतलब विदाउट, एंड डेमनम का मतलब डैमेज इन द फॉर्म ऑफ मनी, कंफर्ट एंड हेल्थ। तो इससे हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन विदाउट डैमेजेस, मतलब लीगल राइट का वायलेशन हुआ है लेकिन डैमेज नहीं हुआ। तो वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन इज एक्शनेबल वेदर इट हैज कॉज एनी रियल हार्म और लॉस टू हिम और नॉट। अभी हमने पढ़ा डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी एक्शनेबल नहीं है, लेकिन इंजरी हो और डैमेज ना हो ये एक्शनेबल है। कहने का मतलब लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो वो चीज़ एक्शनेबल होगी, भले ही आपको डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन अगर आपका लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं होता है तो आपको कितना ही बड़ा लॉस क्यों ना हो जाए, आपकी जो केस है वो एक्शनेबल नहीं होगा इन द लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ एशबाय वर्सेस वाइट। ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई आंसर लिखें तो ये केस इंजूरिया साइन डेमनम मैक्सिम के अंदर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस केस के बिना ये मैक्सिम अधूरी है। तो ये एशबाय वर्सेस वाइट जो है एक लीडिंग केस है। इसमें क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है वो एक क्वालिफाइड वोटर होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और वो इलेक्शन के लिए वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जाता है, लेकिन जो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उसको रॉन्गफुली रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं उसका वोट लेने से, जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाता। इन सब के बावजूद भी जो कैंडिडेट जिस इंसान को मतलब जिस इंसान के लिए अपना वोट देना चाहता था वो इलेक्शन जीत जाता है, तो उसको कोई हार्म नहीं होता। प्लेंटिफ सू करता है, जो प्लेंटिफ है वो सू करता है डिफेंडेंट को डैमेजेस के लिए, और डिफेंडेंट ये कहता है कि क्योंकि इनको जिसको भी वोट देना था वो तो जीत गया है तो इनको तो कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जो कोर्ट है वो ये कहती है कि जो डिफेंडेंट है
वो लायबल होगा कंपेंसेशन डैमेजेस के लिए। वाई? बिकॉज भले ही हुआ है लेकिन इंजरी तो हुई है, उसका लीगल राइट का वॉयलेशन तो किया है ना ऑफिसर ने। लीगल राइट क्या था? एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी अकॉर्डिंग टू, अगर वो उसने अपनी सारी जो जितना भी एलिजिबल वोटर है, अगर वो एक एलिजिबल वोटर है, उसने सारा क्राइटेरिया कंडीशंस फुलफिल कर रखी हैं एक एलिजिबल वोटर होने के लिए, तो हर उस इंसान की का ये राइट है, राइट टू वोट, वो वोट दे सकता है। उस राइट का वॉयलेशन किया उस ऑफिसर ने, तो भले ही कोई डैमेज हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर लायबल होगा फॉर द कंपनसेशन, ठीक है, उसके एक्ट के लिए। दूसरा केस आता है इंजूरिया इन डेमनम में, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होता है, जो पिटिशनर हैं वो हैं भीम सिंह, एंड भीम सिंह क्या है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, और उनको इलीगली डिटेन किया जाता है बाय द पुलिस जब वो जा रहे होते हैं असेंबली का सेशन अटेंड करने के लिए। और जब उनको इलीगली डिटेन किया जाता है तो मतलब उनको रोक दिया जाता है कि वो अपने लीगल राइट टू अटेंड असेंबली को एक्सरसाइज कर सके। उनका राइट है राइट टू अटेंड असेंबली, लेकिन उनको इलीगली डिटेन किया जाता है, इसकी वजह से वो अपने राइट का अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ पे उनको कंपेंसेशन अवार्ड होना चाहिए, क्योंकि भले ही उनको कोई डैमेज नहीं हुआ लेकिन उनके लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको 50,000 रुपीज़ का कंपेंसेशन अवार्ड करवाया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यहाँ पे उनका फंडामेंटल राइट जो कि गारंटी किया गया है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका वॉयलेशन हुआ है। चलिए, अब हम इतना सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, तो अब लास्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं। लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा? लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी क्या है? जो टॉर्ट है वो क्या है? एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये किसने बोली थी? ये वाली बात हमारी बोली थी सामंत ने, जो हमारे लॉर्ड सामंत थे, उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी जो है एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। दो तरीके के डैमेजेस होते हैं, एक होता है हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस, दूसरे होते हैं हमारे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो प्रायर फिक्स्ड होते हैं, जो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, लेकिन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो कि कोर्ट बताती है, जो कि कोर्ट फिक्स करती है। तो टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है जिसका एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है ही रेमेडी है, मतलब वो सिविल रॉन्ग जिसकी रेमेडी क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लीगल रेमेडी के अंदर भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, वो है उबी जस इबी रेमेडियम। इसका मतलब है देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, मतलब ऐसा कोई भी रॉन्ग नहीं है, कोई भी रॉन्ग हो ही नहीं सकता जिसकी रेमेडी ना हो। दिस मैक्सिम मीन्स दैट वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां जहां आप पे जब आप पे राइट होगा तब तब उसकी रेमेडी होगी। और ये बात सही भी है, अगर आपके पास कोई राइट है लेकिन उसकी रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो क्या उस राइट का कोई फायदा है? कोई भी फायदा नहीं है। फिर तो जिसका भी मन करेगा, जो भी आएगा वो आपके राइट को वॉयलेट कर देगा। आपके पास तो कोई रेमेडी नहीं होगी तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो लोग क्यों रिस्पेक्ट करेंगे आपके राइट्स को? तो यही बात है कि ये साफ साफ बोला जाता है उबी जस इबी रेमेडियम मैक्सिम में कि जहाँ जहाँ राइट है, वेयर देयर इज राइट देयर इज, वहाँ वहाँ क्या है? रेमेडी है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल हैज बीन एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लीडिंग केस ऑफ एशबाई वर्सेस वाइट। मैंने अभी आपको बताया एशबाई वर्सेस वाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है और बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि उबी जस इबी रेमेडियम मैक्सिम कहाँ से, किस केस से एस्टैब्लिश की गई है, इसका प्रिंसिपल कहाँ से आया है? तो कौन से केस से आया है? एशबाई वर्सेस वाइट के केस से आया है। एशबाई वर्सेस वाइट में आपको बता चुकी हूँ, इलेक्शन वाला केस की, जिसमें वो रिसाइडिंग ऑफिसर मना कर देता है वोट कास्ट करने से, और फिर भी और वो कहता है कि जिसको ये वोट कास्ट करने वाले थे वो तो जीत गया तो इनको तो कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट कहता है कि डैमेज नहीं हुआ लेकिन इंजरी तो हुई है, लीगल राइट्स का वॉयलेशन तो हुआ है। तो वही है जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस होल्ट थे, उन्होंने क्या बोला था एशबाई वर्सेस वाइट के केस में? उन्होंने बोला राउंड दैट द वॉयलेशन ऑफ प्लांटिव स्टैट्यूटरी राइट वाज एन इंजरी फॉर विच ही मस्ट हैव अ रेमेडी एंड वाज एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ पेक्यूनियरी डैमेज। और उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि अगर प्लांटिव हैज अ राइट ही मस्ट
as of necessity have a means to vindicate and maintain it and a remedy if he is injured in the exercise or enjoyment of it। उनका मतलब ये था कि अगर प्लेंटिफ के पास कोई राइट है तो उसके पास ज़रूर ही कोई ऐसी नेसेसिटी, कोई ऐसा मीन होगा जिसकी वजह से वो उस राइट को प्रोटेक्ट कर सके, उस राइट को मेंटेन कर सके। साथ ही साथ उसके पास कोई ऐसी रेमेडी होगी कि अगर उसके राइट का कोई वायलेशन करता है, वो इंजर्ड होता है, तो वो इन द एक्सरसाइजमेंट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इट, तो वो जो उसका राइट है उसके लिए वो एक्शन फाइल कर सके। ठीक है, तो इंडीड ये बात सच भी है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ इन वेन टू इमेजिन अ राइट विदाउट अ रेमेडी। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, उस राइट का कोई फ़ायदा नहीं है, उस राइट को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता जिस राइट के साथ रेमेडी ना हो। तो यहाँ पे हमारे एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट कंप्लीट होते हैं। हमने पढ़ा कि टॉर्ट के 3 एसेंशियल्स होते हैं। पहला रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा लीगल डैमेज, तीसरा हमारा लीगल रेमेडी। रॉन्गफुल एक्ट मतलब सीधे सीधे रॉन्गफुल एक्ट को आप कनेक्ट कर सकते हैं वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। किसी भी इंसान का अगर वायलेशन होता है लीगल राइट का, तो वो जिस एक्ट की वजह से जिस इंसान ने वो काम किया है उसका वो एक्ट रॉन्गफुल एक्ट कहलाया जाएगा। लीगल डैमेज क्या होता है हमारा? लीगल डैमेज भी तभी होता है वो डैमेज जो कि किसी के लीगल राइट के वायलेशन से इंसान सफ़र करता है, वो होता है हमारा लीगल राइट। और लीगल रेमेडी क्या है? साफ साफ बताया गया है उबी जस इबी रेमेडियम में कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो जो रेमेडी दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? अभी बताया आपको, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की, मतलब वो जो रेमेडी होती है वो कोर्ट फिक्स करती है। तो ये 3 एलिमेंट्स है। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेरीज है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने में किसी भी बात की कोई कमी रही है तो वो भी प्लीज़ मेरे को बताइए, मैं आगे से उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, प्लीज़ आप वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, कोई भी चीज़ है लॉ से रिलेटेड जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनको आंसर करने का। या फिर अगर वो ऐसी कोई क्वेश्चन हुआ जो मेजॉरिटी लोगों का क्वेश्चन हुआ, तो मैं इस पर वीडियो बनाने की भी पूरी कोशिश करूँगी। तो आगे भी लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड और भी कई वीडियोस देखने के लिए, या फिर आईपीसी और एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।